Okay, we'll start discussing. हाँ बोलो बेटा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? पहले डीपीपी डिस्कस करेंगे, देन विल प्रोसीड. Which question number? I'll come one by one. Question number 1 हो गया है. Sir, for me question 10. Okay, fine. Shubham, are you done with question number 1? What, sir? Question number 1 किया आपने? Yes. Okay. I guessed it. Like according to the one. I have seen your solution. Correct. आज करेक्ट करूंगा मैं इसको. Okay. अंकिता, तुम्हारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1? So can you discuss question number 1? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ पार्टिकल विथ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 4i कैप minus 3j cap acts on it. The path of particle is, है ना? So एक पार्टिकल है and that particle is having velocity. So the velocity of particle is given to us. Velocity कितना दिया है? 3i cap plus 4j cap meter per second is the velocity of particle, and that particle is being acted upon by a force of 4i cap minus 3j cap, है ना? So उसके ऊपर फोर्स लग रहा है and the force is of 4i cap minus of 3j cap न्यूटन. तो कह रहा है ऐसा में कि एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी इज गिवन एंड द पार्टिकल फोर्स इज गिवन एंड दे आर आस्किंग यू टू डिटरमाइन कि विद व्हाट पाथ दैट पार्टिकल विल फॉलो, है ना? ये पार्टिकल का पाथ क्या होगा, समझ में आ गया? सो पार्टिकल के लिए वेलोसिटी दिया हुआ है एंड द फोर्स इज गिवन एंड दे आर आस्किंग कि पार्टिकल का पाथ क्या होगा, ये आप बताइए. कोई मुझे बता सकता है क्या लॉजिक यूज करेंगे? व्हाट विल बी द कांसेप्ट हियर? Sir, I thought the tension in the string would be the force and it would be constant, and it would be the particle would be attached to a string and would be moving circular in the constant velocity. Okay. Anyone else? Medans? No idea, sir. Okay, fine, no problem. Remaining Trisha, Ishita, किसी ने किया इसको solve? I couldn't get it. Okay, fine. I'll explain the concept first, and then I'll go to the calculation. Concept is if the velocity of particle is like this, आप ये समझना है बेटा what I'm saying. अगर particle का velocity मान लो इस direction में है, along this direction, and if force is acting in favor of velocity, अगर आप force को velocity के favor में लगा दो, और if the force is acting against the velocity, both are correct, है ना? अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड आई हैव अप्लाइड अ फोर्स इन फेवर ऑफ वेलोसिटी एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द वेलोसिटी, ये केस में द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना? इस केस में पार्टिकल का पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. इंप्लाइज कि अगर पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे या उसके ऑपोजिट में लगे, फोर्स या तो वेलोसिटी के फेवर में लगे या फिर फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट में लगे, तो पार्टिकल का पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन. अगर वेलोसिटी के फेवर में फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है देन वेलोसिटी विल डिक्रीज, बट द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन. नंबर 1. नंबर 2, इफ द पार्टिकल वेलोसिटी इज लाइक दिस, सोच के देखिए, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ ऐसा है v मीटर पर सेकेंड and the force is acting always perpendicular to the velocity, अगर फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे, in this case the path of particle will be circular. Sir, I done this question. Yeah, I've seen that. The path will be circular path. Get the concept first ना बेटा, concept पहले अच्छे से समझ लो, कैलकुलेशन तो 2 मिनट में हो जाएगी. पहला पॉइंट क्या था? that if force is acting in favor of velocity, अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में लगे या फिर फोर्स वेलोसिटी के अगेंस्ट लगे, तो पार्टिकल का पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट if the force is acting perpendicular to the velocity at every point, हर पॉइंट पे अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो,
तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, इट विल हैव अ सर्कुलर पाथ. एंड इफ द फोर्स, मान लो ये पार्टिकल का वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, and if force is acting at any angle with velocity, it can be acute angle also or it can be obtuse angle also, कुछ भी हो सकता है ना. सो अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ कुछ एक एंगल बनाए, वो लीनियर नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, इट शुड मेक सम एंगल. दिस एंगल कैन बी एक्यूट एंगल आल्सो एंड कैन बी ऑब्टूज एंगल आल्सो, कुछ भी हो सकता है. इन दिस केस द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट एकदम सेट हो जाना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के फेवर में लगे या वेलोसिटी के ऑपोजिट लगे तो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इफ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है देन पाथ विल बी सर्कुलर. थर्ड पॉइंट इज इफ फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ वो एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर फोर्स एक्ट होगा, this angle can be acute also and this angle can be obtuse also. In this case the path of particle will be projectile. Is it clear? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Sir, हाँ बोलो. I didn't get why a circular path should be, in the case of circular path, it should be perpendicular. This is because the force which is perpendicular to the velocity will not do any kind of work. वो work done नहीं करेगा. And if it is not doing work ना, so there will be no change in kinetic energy due to the force which is perpendicular to the velocity. है ना? जो force velocity के perpendicular है, that force will not do any kind of work. And if it is not doing any kind of work, then kinetic energy will not change. इसका मतलब क्या है बेटा कि स्पीड में चेंज नहीं होगा. लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देगा. तो अभी वेलोसिटी ऐसा था, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, फिर फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा, फिर वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, फोर्स ऐसा लग रहा है, फिर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा, फोर्स ऐसे लग रहा है. एंड इन दिस वे द पाथ इट विल टेक विल बी अ सर्कुलर पाथ. एम आई क्लियर? अगर फोर्स, समझना बेटा एक बात, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, then that force will not change the magnitude of velocity. वो velocity के magnitude को change नहीं करेगा. It will only change the direction of velocity. वो सिर्फ velocity के direction को change करेगा. Am I clear with this? And therefore, अगर force velocity के perpendicular लगे, तो ये जो particle है ना, the path of this particle will be a circular path. Am I clear? Yes, sir. सो एक काम करो बेटा, स्टार मार्क दे लो सब लोग नोट्स में, स्टार मार्क देखिए, पॉइंट नोट करो. इफ फोर्स इज इन फेवर ऑफ वेलोसिटी और अगेंस्ट वेलोसिटी, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन. इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी at every point, if force is perpendicular to velocity, then in that case path will be circular. And the third point, if force is acting at an angle with velocity, whether that angle can be acute or obtuse, both angle is possible. So if force is acting at an angle with velocity, in this case the path of that particle will be projectile. Getting the point? शुभम समझ में आ गया ये पॉइंट? yes या no? Yes. Okay, note down this. अब मुझे बताइए, टेल मी वन थिंग, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सर्कुलर के लिए, देन उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0. फाइन. सो लेट मी सी कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है या नहीं. अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. implies कि force is perpendicular to velocity, and if force is perpendicular to velocity then it will be a projectile, sorry, circular motion.
तो इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। F vector dot V vector, what I'll be getting is 3i cap plus 4j cap dot 4i cap minus of 3j cap. So this implies that F vector dot V vector will be equal to 12 minus of 12. Am I getting 0? Right? इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, implies कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। है ना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब मुझे बताइए, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, देन व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल? ये पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है ना, सो द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल विल बी सर्कुलर। एम आई क्लियर? अब देखो, अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता, मतलब फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, इन दैट केस व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल? Straight line. स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट, अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन पाथ विल बी सर्कुलर, एंड इफ फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इन दैट केस पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इसे समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट आपको? हाँ सर, लेकिन मुझे एक डाउट है, हाँ, अगर पैराबोलिक या एलिप्टिकल होएगा तो फिर कैसे ढूंढेंगे? हम नहीं निकाल पाएंगे उस केस में। आपको फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, तो आपको एक एंगल मिलेगा। नाइदर यू विल गेट 0 डॉट में, या क्रॉस में आपको 0 नहीं मिलेगा। फिर अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे ना, सो यू विल गेट सम एंगल। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे 0 आ गया था ना रिजल्ट, ये 0 क्यों आया? क्योंकि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता, ये नॉन 0 होता डॉट प्रोडक्ट, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल मिलता, तो मुझे बताओ उस केस में पाथ कैसा होता? प्रोजेक्टाइल होता या? प्रोजेक्टाइल। हाँ, यस। सो अगर, गुड क्वेश्चन बाय द वे, अगर डॉट प्रोडक्ट करने के बाद यू आर नॉट गेटिंग 0 वैल्यू, इंप्लाइज कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, इंप्लाइज कि सर्कुलर पाथ तो होगा नहीं, ये तो क्रिस्टल क्लियर है। और अगर क्रॉस करने के बाद भी रिजल्ट तुम्हें 0 नहीं आ रहा, क्रॉस करने के बाद भी रिजल्ट अगर तुम्हें 0 नहीं आ रहा, इंप्लाइज कि ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता। उस केस में फोर्स और वेलोसिटी के बीच में विल बी गेटिंग सम एंगल, और अगर एंगल मिलेगा तो पाथ कैसा होगा? व्हाट विल बी पाथ इन दैट केस? विल इट बी प्रोजेक्टाइल। हाँ, यस। सो ऑफ कोर्स वी कैन गेट फ्रॉम देयर। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes. सर लेकिन हमें प्रोजेक्टाइल पता चलेगा, ये नहीं पता चलेगा कि वो पैराबोलिक है, एलिप्टिकल है, क्या है, राइट? नहीं, प्रोजेक्टाइल जनरली पैराबोलिक पाथ पे जाता है। इलिप्टिकल पाथ वगैरह रहेगा तो वी कांट डिसाइड फ्रॉम हियर। उसके लिए फिर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में जाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, से x बाई a करके लिखेंगे। एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना, तो अलग तरीके से करना पड़ेगा। वी कांट जज फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ओके। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि whether my path is straight line, is it circular और is it parabolic, प्रोजेक्टाइल है, स्ट्रेट लाइन है या सर्कुलर है। अगर पाथ इलिप्टिकल होगा, व्हाट इज इलिप्स? इलिप्स क्या होता है? कैन यू टेल मी? ओवल का ओवल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली सर्कल में क्या होता है कि सर्कल इज कंप्लीट लाइक दिस ना, इसका हर पॉइंट पे रेडियस सेम होगा, लेकिन इलिप्स इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा इलिप्स होता है। ये आपका यहाँ पे दो फोकस होगा, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। तो इलिप्स के केस में हम यहाँ से जज नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप तीन चीज जज कर सकते हो, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन, वेदर इट इज सर्कुलर, और वेदर इट इज प्रोजेक्टाइल। एम आई क्लियर? यस सर। गुड, वेरी गुड। एंड नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट ना, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइन, सबका हो गया? ओके, फाइन। डाउट रहेगा मुझे बोल देना, जिसका जो क्वेश्चन पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 डन विथ एवरीवन? ओके, गुड। हाँ अंकिता, हुआ बेटा 3 आपका कि नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, गुड। वेदांश?
Question number 3 is done. Yes. Okay. Remaining students, कुछ लोग तो सबमिट ही नहीं करते असाइनमेंट, लाइक शुभम डज नॉट सबमिट असाइनमेंट. शुभम नहीं, निमय. Sir, I submit. हाँ या सॉरी निमय ने सबमिट नहीं किया है. ओके. एक बात और बता देता हूँ, असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग, कुछ भी नहीं आएगा. और इंटेंशनली मैं असाइनमेंट में बहुत कम क्वेश्चंस डालता हूँ, इतना डालता ही नहीं हूँ कि आपसे ना बने, ताकि आप प्रैक्टिस तो करो कुछ. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 3 डन विथ एवरीवन. Yeah. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4. Done. Very good, very good. Remaining student, question 4. Yes, sir, done. Okay, great. Ishita, Naisa, is it done with all? Naisa, Sir, हाँ. And Ishita, is it clear? Question 4 हुआ है या नहीं हुआ? sir, I got it wrong in the end, but then I got it later. You got ना? 4 आ गया था ना आंसर. सर आप बस आंसर्स बता सकते हैं क्या, ताकि हम क्रॉस चेक कर पाए. Yeah, I'll correct that. Don't worry. मैं वो करेक्ट करूंगा. सिर्फ ऐड कर दो. Maybe by today evening or tomorrow morning I'll correct that. Okay. By the way, 4 में क्या कह रहा है? Two bodies are thrown with the same initial velocity at an angle theta 90 minus theta respectively. Fine. So theta minus 90 minus theta पे प्रोजेक्ट किया है. With the horizontal, their maximum height are in ratios. वो तो बहुत आसान है. Is it C you are getting? Yes sir. Sir, could you repeat your voice? It's cracking. Is it cracking to everyone? सबको crack हो रहा No है? no sir. For me, my internet connection is Okay, unstable. fine, no problem. Question number 4 में क्या कह रहा है कि the two projectiles are projected with same initial velocity at an angle theta and 90 minus theta. So we have projected for angle theta and 90 minus theta. So they are asking you to get the ratio of maximum height for the two projectiles. So option number C will be correct. Sine square. Yes. theta. Yeah, okay, great. चलो question number 5. So can we discuss question? It's a good question, and this is a question from NEET examination. Question case what? A gun is firing bullets with velocity v0 by rotating through 360 degree in horizontal plane. The maximum area covered by bullet is. Let's go to the question. Sir, is Huh. it pi v naught raised to 4 upon g square? Yes, excellent. Logic, Subham. So first I found the radius, Hmm. maximum range, Hmm. and then I found the area. Superb. Very good. Question says what? देखो क्वेश्चन समझेंगे. There is a bullet, there is a gun like this. Imagine करो कि there is a gun like this, and this gun can rotate in 360 degree completely. तो ये गन पूरा से 360 डिग्री में घूम रहा है. अब अगर मैं इसको 2D में डिनोट करूं, so imagine करो here is my gun, है ना, यहाँ पे गन है ऐसा, and this can rotate in 360 degree. So ये गन पूरा 360 डिग्री में ऐसा घूम रहा है. This is rotating. अभी यहाँ से कंटिन्यूसली बुलेट फायर कर रहा है. तो यहाँ से जो भी बुलेट फायर करेगा, सो बुलेट यहाँ से फायर करने के बाद यहाँ कहीं लैंड करेगा, बराबर. और ऐसा ये पूरा 360 डिग्री में घूम रहा है. सो क्वेश्चन सेज कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय दिस गन. तो ये गन मैक्सिमम एरिया क्या कवर कर सकता है ना. यहाँ से ऐसे फायर कर रहा है और ये पूरा ऐसे 360 डिग्री में इट कैन रोटेट. अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. Pi. हाँ. So area of circle is what? Pi r square. Now for area to be maximum, अगर मुझे area को maximum करना है, I can't change pi because it's a constant value. तो मैं pi को change R को बढ़ा सकते हैं. अब मुझे बताओ अगर मुझे area को maximum करना है तो radius को क्या करना पड़ेगा? Maximum की minimum? Maximum. Very correct. We can't change pi. Pi को हम change नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो constant value है. And area we are having here is pi r square. तो अगर मुझे area को maximum करना implies कि मुझे r को maximum करना पड़ेगा. अब मुझे बताओ अगर मैं बुलेट को यहाँ से फायर कर रहा हूँ and this is my radius, मतलब ये रेंज के बराबर हो जाएगा एक्चुअली. तो अगर मुझे r को maximum करना है, does it mean कि मुझे रेंज को maximum करना पड़ेगा? हाँ सर. Yes. लेकिन मेरे को एक डाउट था सर, आप जो गन है वो
ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होगी और बुलेट ग्राउंड पे लैंड होगी ना, हाँ बिल्कुल। तो फिर रेंज चेंज नहीं। हाँ, द गन इज लाइक दिस बेटा, गन ऐसा है, इंक्लाइंड है, क्योंकि अगर ये ऐसे फेंकेगा तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगा। याद करो मैंने डिस्कस किया था कि फॉर मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल शुड बी फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। या नाउ सो गन इज लाइक दिस, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो यहाँ से ये 45 डिग्री पे है, तो यहाँ से बुलेट जाएगा और ऐसे जाके अर्थ पे लैंड कर जाएगा, इट विल लैंड लाइक दिस, राइट। एंड नाउ वी आर रोटेटिंग दिस गन इन 360 डिग्री, ये गन को हम पूरा ऐसे घुमा रहे हैं 360 में, इज रोटेटिंग लाइक दिस। Is it clear? So if I want to have the maximum area, implies what? I'll need to have maximum radius. Then in that case only area will be maximum. And if radius is maximum, implies what? कि range should be maximum. हाँ है ना? क्योंकि ये radius जो है ना वो range के बराबर है, तो range maximum चाहिए मुझे. And range is maximum at which angle of projection? 45 degrees, right? So range का formula क्या होता है? U square sin 2 theta by g, and for maximum range, yeah, maximum radius, whatever you say, u square sin 2 into 45, which is sin 90 by g, and this is equal to what? U square by g, because sin 90 is 1. Do I make sense? Yes. Okay, fine. So what will be area maximum? Area maximum will be equal to pi into radius maximum is what? U square by g to the whole square, implies that my area maximum which we are having is pi into u raised to power 4 upon g square. This is the answer. विषय समझा तुम्हें कॉन्सेप्ट? सर मेरा डाउट था कि जो जो आपने गन है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर होएगा ना, तो फिर वो जो रेंज होएगा वो तो गन के लेवल पे रेंज आएगा, जब वो ग्राउंड पे गिरता है तब तो कुछ और। करेक्ट, वो टॉलरेंस लेके चलोगे आप। हाँ, ऑब्वियस क्वेश्चन है तुम्हारा। अच्छा, समझ में व्हाट ही सेइंग कि गन जो है वो ग्राउंड के रेंज से थोड़ा ऊपर होगा, लाइक दिस, है ना। मान लो अगर ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा सरफेस है, तो गन तो यहाँ कहीं होगा, तो जब मैं रेंज निकालूंगा तो इसी लेवल पे आके गिरना चाहिए ना, एट द सेम लेवल। बट वी आर इग्नोरिंग दैट, और हम ऐसा इग्नोर करके चलेंगे कि जो गन का हाइट है वो रेंज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, और ऐसा आप एज्यूम करके चलो कि गन ग्राउंड के लेवल पे ही है। इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ, योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट, और ये सही पॉइंट है, क्योंकि अगर गन ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहेगा तो रेंज इसके बराबर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा, तो रेंज इसके लेवल पे ही आएगा। दिस इज माय ग्राउंड ओवर हियर, बट व्हाट वी आर इग्नोरिंग कि जो ये गन का हाइट है ना, ये जो गन का हाइट है, दिस हाइट ऑफ गन इज बीइंग नेग्लिजिबल। हम ऐसे इसको इग्नोर करें। ओके सर। वेरी गुड, हाँ, बहुत बढ़िया, गुड थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. So what is the answer for the question 6? Come again. Option. What is the answer for question 6? You have to solve one. A body is projected at an angle 60 degree with horizontal with kinetic energy k. When the velocity makes an angle 30 degree with horizontal, the kinetic energy of the body will be. करके देखते हैं इसको। बाकी लोगों का है। मैदान से भी got the answer for this question number 6. Sir, I've also got, but I'm not sure whether it is wrong. Fine. I'll solve I'm it. not sure, sir. Okay. Shubham? No, sir, I didn't get the one for 6. Okay, fine. Shubham? I got k by 3. K by 3 you are getting. Okay, great. देखते हैं। मैं भी करता हूँ solve. Even I'm getting K by 3. Even I'm getting K by 3. त्रिशा ना? Okay. और बाकी इशिता, नाइसा, both of you have got the answer? Sir, no, I didn't get it. Have you tried that? Yeah, sir, I tried it. Okay, fine. Sir, even I got stuck. Okay, no problem. You have to try only. Getting correct answer is not, हर बार आप correct answer आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेरे से ही गलती हो जाता है, so no big deal. But you have to try. The trying is important. कभी कभी कैलकुलेशन मुझे मैं ही गलत कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, सो ये ग्राउंड है, and from here we are projecting that ball, right? So from here we are projecting that with some particular velocity that is not given actually. So let me assume this as u, and they are projecting this with at an angle of 60 degree.
So projectile goes like this and lands here, right? So question says कि when we are projecting this at an angle of 60 degree, here we are having kinetic energy equal to k. इस point पे kinetic energy k के बराबर है, right? And they are asking कि what will be the kinetic energy when this velocity makes an angle of 30 degree from the horizontal. So let me say कि ये यहाँ पे आने के बाद the velocity v is here and this is making an angle of 30 degree, right? And इधर मेरा kinetic energy k dash है. Let me assume this. So what we'll be getting here? क्या मिलेगा अपने को? Is it k is equal to half into, sorry, That यहाँ से is अगर अपने square. को, हाँ, k will be equal to what? Half into m into u square आएगा. The kinetic energy over here. Yes or no? Yes. Yes. Right. And the here kinetic energy will be equal to what? K dash will be equal to what? Half into m into v square. Now I need to convert this v in terms of u. तभी we can establish a relation between k dash and k. So how will you do this? This is v. This angle is 30 over here. So the component here will be v cos 30. And the component here will be what? V sin 30. You tell me one thing कि horizontal component velocity का same रहेगा कि change हो जाएगा projectile? Horizontal direction में same रहेगा. Same. हाँ. Because gravity is not. Okay, correct. So horizontal direction they will have same velocity. So can I say that v cos 30 Yes. is equal to u cos 60 because it's u over here. So this will become what? U cos 60 degree, and in this direction we'll be having u sin of 60 degree. So this this velocity and this velocity will they have same magnitude? Okay, fine. So what is cos 30? Root 3 by 2. and what, cos 60 is 1 by 2. So this 2 and 2 will get cancelled. So can I say that v is equal to nothing but u by root 3? Yeah. Right. So if I'll be placing the value of v in terms of u over here, so what I'll be getting that k dash is equal to half into m in place of u. You plug this u by 3 whole square. So therefore k dash is equal to half into m into u square over 3. Take this 3 outside, common करके बाहर निकाल लेंगे. So k dash we are getting from here is 1 by 3 into half into m into u square. I know that half m u square is nothing but that is equal to k. So if I'll be plugging this value over here, so we'll get what? K dash is equal to k. K dash is equal to k over 3. Correct. So this is the correct answer. Shubham, यही आया था तुम्हारा? Have you got the Yes. same? Okay. Excellent. Yeah, sir. Even I got this. Excellent. Good. Even I got this. Good. Very good. Excellent. It's a good question, by the way. NEET level का proper question है ये. Okay. Question number 7. Got it. Okay, good. Remaining students, सबका आ गया 7? Yes. Sir. So theta is Yes, equal to 15 degrees. 16 degrees. Theta. 1 second. The range of projectile at an angle theta is equal to half the maximum range if thrown at the same velocity. The angle of projection is. कैसे करोगे? Half करना है ना इसको. Sir, so u square by 2 upon g is equal to u square to Maximum range is with 45 degrees. So it will be u square by g with 45 degrees. and it's half. So u square by 2g is equal to means u square by 2g is equal to u square sine 2 theta by g. Then u square and g will get cancelled. Half is sine 2 theta. So sine 30 is 1 upon 2, which means 2 theta is 30 and theta would be 50. Excellent. Superb. Very good. Chalo, let's move forward. Excellent. Question number 8. I got that. Good. Shubham, Medans,
क्वेश्चन नंबर 8. Yes, sir. I'm seeing. So yeah, हाँ बोलो. Yes, sir. I got it. Okay, got it. Sir. good. Anyone with doubt? Question number 8. In question number 7 and question number 8, anyone with doubt? So what is the answer of question number 8? This will I will have to solve it. Okay. T1 and T2 are the times of flight for the two complementary angles. The range of the projectile is R. So you have to get this. So what is complementary angle? Theta and Minus 90 90. minus theta. Correct. Theta and 90 minus theta. So they are the angles at which will have the same range, right? So range will be equal to what? U square sine 2 theta by g. So first time of flight T1 will be equal to U into sine theta by, 2U sine theta by g. And my second time of flight will be equal to T2 is 2U sine 90 minus theta over g. And we know that sine 90 minus theta is cos theta. So basically T2 which I'll be getting from here is what? 2U cos theta over g. So multiply them. Huh? So T1 into T2, if I'll multiply this, so 4U square sine theta into cos theta over g square. So एक 2 को arrange कर लेते हैं हम लोग. This implies कि T1 into T2 will be equal to 2 by g 2U square sine theta into cos theta over g. So g square को मैंने इसे segregate कर लिया. So this implies that T1 into T2, this is 2 into g is equal to U square. I remember कि हमने ये क्वेश्चन लेक्चर में भी किया था. U square sine 2 theta by g is nothing but that is equal to range. So अगर आप यहाँ प्लेस कर दोगे, so T1 into T2 will be equal to 2 by g into range. अब देख लो कौन सा सेट हो रहा है. R is equal to half of G T1 T2. हाँ, so correct answer is option number D. Okay, fine. Clear, everyone? Is it clear to all? Yes. Yeah, sir. Good. Naisha, Isita, is it clear, beta? Both. Yes, sir. Yes, sir. Trisha, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. Sir, I used a different method in this question. What you have done? I found T1 and T2 as you did, and then I found sin theta and cos theta in terms of T1 and T2. Okay. And then range is equal to U square sin 2 theta by g. So I converted sin 2 theta into 2 cos theta sin theta. And then substitute with the values. So what's the answer? Good. Excellent. We can do like that also. वैसे भी कर सकते हैं. Actually बात एक ही है. So instead of मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिया और आपने साइन थीटा का वैल्यू T1 के टर्म में और कॉस थीटा का वैल्यू T2 के टर्म में रेंज वाली इक्वेशन में प्लेस कर दिया होगा. देन यू हैव सॉल्व दैट. Yeah. Correct. Good. Next question number 9. Got it. Excellent. Got it. Good. Remaining students, बाकी लोग. Vedant, have you got I the was answer? not sure about Yeah, sir, that. I got it. Okay, fine. In case I'll do this. Wait. Question क्या कह रहा है कि grasshopper can jump a maximum distance of 1.6 meter. It spends negligible time in air. How far can it go? How far can it go in 10 root 2 seconds? अब मुझे बताइए 10 root 2 seconds में वो कितना दूर जा पाएगा? He can jump a maximum distance of 1.6 meter. So what does it? क्या दिया हुआ है? So the maximum range. Maximum range. Yes, correct. So question में क्या कह रहा है कि grasshopper can jump to a maximum distance of 1.6 meter. That is for maximum range वो जा सकता है. Implies what? कि u square by g sin 2 theta लिंगनेट क्योंकि theta 45 डिग्री है and this is equal to 1.6. So implies कि u square कितना हो जाएगा? That is equal to 1.6 into 10. So this will get cancelled. So basically u कितना आ जाएगा? 4. 4. So that grasshopper is jumping with a speed of 4 meter per second. वो 4 meter per second से jump कर रहा है. ठीक. Now what will be its time of flight? 2u sin theta by g. Yeah. Correct. So time of flight कितना हो जाएगा? 2 and u we have calculated is 4 and the angle at which it is jumping is 45 degree upward 10. So
from here what we are getting, the time of flight will be equal to what, 8 into 10 root 2, 2 root 2 by 5. 2 root 2 by 5, correct. So this will be equal to 4 root 2 by 10, or this is 2 root 2 by 5. So if I'll be arranging this, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा 2 root 2 by 5 seconds. ये आएगा ना? Yes. Okay, great. Now in one time of flight, एक टाइम ऑफ फ्लाइट में वो 2 root 2 इतना टाइम में वो 1.6 मीटर जा रहा है, और टोटल टाइम कितना देर में पूछ रहा है आपसे वो, दे आर आस्किंग फॉर 10 root 2 सेकंड्स में. So कैसे करोगे आप देखो. So 10 root 2 divided by time into 1.6. करेक्ट. सी अगर मैं इसको सिंपल है यहां से, एक्चुअली in 2 root 2 by 5 second it is going to 1.6 मीटर. या फिर एक काम और कर सकते हो आप, कंपोनेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो. तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, will it go to 1.6 into 5 by 2 root 2 seconds, sorry 2 root 2 meter, and they are asking to calculate for 10 root 2 seconds. So 10 root 2 seconds पे कितना जाएगा ये, 1.6 into 5 by 2 root 2 into 10 root 2. This root 2 will get cancelled, point हटा दिया, it will come down, so 1. So will it go to 40 meter? So the correct answer for this problem is option number D. Have you got the same answer, everyone? Yes, sir, but I used a different method. What you have done better? So first I found u is equal to 4 meter. Then I Hmm. found the horizontal component. Hmm. I got 2 root 2 meters per second as the speed, and then I found the range by the formula of distance equal to speed into. Correct. अच्छा शुभम, मुझे एक बात बता दो, why we have done this? हम ऐसा करेंगे तो भी मेरा आंसर क्यों सही आ रहा है? Think on it. Speed is equal to distance by time तुमने यूज किया ना हॉरिजॉन्टल में. Yes. हाँ. So can we use this in horizontal direction? No, because gravity is constant, and this is for projectile. No, you have done right. Gravity is acting in vertical direction. It's not acting in the horizontal direction. So obviously in vertical direction, we can't use speed is equal to distance by time, but definitely we can use in horizontal direction. Yes, sir, that's what I meant. Yeah, correct. So you have done it right. So first of all, what you have done, कि तुमने u निकाल लिया, और u के बाद आपने कंपोनेंट निकाल लिया horizontal direction में वेलोसिटी का, which is 4 cos 45, यानी 2 by root 2, 4 by root 2, और that is 2 root 2. और बाद में तुमने, हाँ, 2 root 2 meter per second is the component of velocity of grasshopper in horizontal direction. Yes, so 2 root 2 into 10 root 2, so 40 meters. Correct. Yes, we can do that. फिर बाद में तुमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का कॉन्सेप्ट लगा दिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ऑब्वियसली हम कर सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन सिर्फ किधर एक्ट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. एंड लॉजिकल बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में वी कांट गो विद दिस फार्मूला, देयर विल हैव टू अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशंस. इज इट फाइन? Yes. गुड. देखो अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो रहा है, मैं दूसरे अप्रोच से बता रहा हूँ, तुम लोगों ने एक अलग अप्रोच निकाला है. ऐसे और भी बहुत कुछ सोच सकते हो, और ये कभी आएगा व्हेन यू विल फाइट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन के साथ आप फाइट करोगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 डन. क्वेश्चन नंबर 10. So could you please discuss this? Okay. It's a good problem. Question number 10 says what? Average velocity of the particle in projectile motion between the starting point and the highest point of its trajectory is, u and theta is given. Fine. Question number 10 says what? कि ग्राउंड से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है. फ्रॉम ग्राउंड वी हैव प्रोजेक्टेड अ प्रोजेक्टाइल लाइक दिस, है ना. यहाँ से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, and this projectile we are firing at a speed of u meter per second, and that is making an angle of theta from the horizontal. Right? तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और यहाँ के लैंड कर जाएगा.
अब आपसे क्या पूछ रहा है, you have to find the average velocity between point of projection and highest point. Point of projection और highest point के बीच में आपको average velocity पूछा है. So first we will find the hypotenuse between the, and then we can find it. So but I couldn't do this problem because I got stuck in calculation. Sir, don't we have to find Sir, I got velocity at the the highest point? We have to find velocity at the highest. We have to find displacement at the highest point and at the beginning, and then we have to take average, right? Yeah, you have to find the average velocity. So for that, obviously, we'll have to find the displacement between the starting point, point of projection, and the highest point. Sir, So can I tell how I did? Yeah, do it, please. Sir, displacement will be ranges. Range का half will be the sir, how do I explain it? Range, half of range will be till the bottom of h max, height max, and then the h max will be the standing line. So by Pythagoras theorem we can find displacement. Correct. Right. And then we found displacement, and then time we can use the formula, and then Which formula you use? What is the time here? time is u sine theta by g. Why you have not taken 2u sine theta by g? Because half time till full time is till the end, and till h max it will be half of the time. Excellent. Very good. Very, very good actually. Find average velocity between point of projection and highest point. So here is my point of projection and here is my highest point. So I have to find average velocity between this point and this point. तो पहला काम तो करना है कि मुझे displacement निकालना पड़ेगा, of course. So for displacement, what I will be doing, कि यहाँ से एक line इस पर draw कर दो, perpendicular actually. मुझे पता है कि displacement is always a straight line between the 2 points. तो of course ये displacement हो जाएगा मेरा. This is my complete range R. So obviously बात है, this will be R by 2, range का half होगा, and this is my maximum height, H maximum. This is A, B and C. Let me make this way. तो range का क्या formula होता है? And let me denote this by R dash. Range का formula क्या होता है? What is that? U square sin 2 theta by G, or if you want, you can write like this also. U square into 2 into sin theta into cos theta by G. ये हो जाएगा ना range. And here I need to have the half of the range. So basically R dash will be equal to what? R by 2, and simply we can write this as U square into sin theta into cos theta over G. This will be my R by 2, which is R dash here. H max भी निकाल लेते हैं पहले. So H max कितना हो जाएगा? This will be equal to U square sin square theta by 2G. ये हो गया. Now we can use Pythagoras theorem to get AB. So by using Pythagoras theorem, what we can say, that AB will be equal to nothing but under root of AC square plus BC square. Can we say this? This is my hypotenuse over here. ये मेरा BC हो गया और ये मेरा AC हो गया. So obviously AB will be equal to AC का square plus BC का square. Right? Now you see. मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ. U square into sin theta into cos theta by G to the whole square plus U square sin square theta upon 2G to the whole square. Will it be like this? ऐसा होगा, हाँ या ना? Yes. Okay, sir. Okay. Now we do one thing. U square G and U square G is common here, so we can take this out of the root. तो अगर आप root से common ले लोगे, so what will be getting? U square by G into under root. This will become what? Sin square theta
into cos square theta plus sine 4 theta over 4. Agreed? Right. Now you see one thing. Here we are having sine square theta और यहाँ पे मेरा sine raised to power 4 theta. We'll take this out of the root. So अगर मैं root के बाहर निकाल दूंगा, so AB will be what? U square by G. And if I'm taking this out, so what I'll be getting? Sine theta common कर लिया. Inside root we are having what? Cos square theta plus sine square theta by 4, because we are having sine raised to power 4 theta. So एक मैंने यहाँ निकाल लिया है, actually sin square बच जाएगा. Now AB U square by G into sine theta 4 cos square theta plus sine square theta by 4. So if I'll be taking this out of the root, so what we are getting? AB will be equal to U square by 2G into sine theta into root over 4 cos square theta plus sine square theta. Am I getting this? First, यहाँ तक मुझे क्लियर करके बता दो, समझ में आ गया यहाँ तक पॉइंट? गुड. दिया समझ रहे बेटा आपको यहाँ तक? ओके फाइन. नाउ थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, ऑफ कोर्स थोड़ा मैथ्स है. फिजिक्स इजी है बट मैथ्स थोड़ा अच्छा है. अच्छा क्या? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है. सो AB विल बी व्हाट? U स्क्वायर बाय 2G into sin theta by under root of 4 cos square theta plus sin square theta. Now this 4 cos square theta, this we can write like this. AB is equal to U square by 2G into sin theta. 4 cos square theta ko what we can write? 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta. Can we write like this? Cos square theta plus sin square theta is equal to Plus 1. Actually 4 cos square theta can be written as 3 cos square theta plus cos square theta. Ultimately this will give us 4 cos square theta. But if I write like this now, so this will make our calculation a little bit easy. So this cos square theta plus sin square theta, this will become 1. So of course we are getting from here is what? AB is equal to U square by 2G into sin theta root under 1 plus 3 cos square theta. Is it fine? And this is of course my displacement. So total displacement, and that is equal to AB, and this is equal to U square by 2G under root of 1 plus 3 cos square theta. And my time I know, total time, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा. So actually time will be equal to, let me draw this by T. Will it be equal to U sin theta by G? Total time of flight is 2U sin theta by G, and we need to have the half time of flight. क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ से maximum height पे जा रहा हूँ. We are not completing the projectile. So actually I need time from here to here only, and that is equal to U sin theta by G. So from here, average velocity equal to total displacement upon total time. This is what we can have from here. Implies average velocity is equal to U square sin theta by 2G into under root cos square theta. This G and G will get cancelled. This sin theta and sin theta will get cancelled, and this U will get cancelled from here. So implies that average velocity which we are having is what? U by 2 under root 1 plus 3 cos square theta. This is the correct answer. And that is what? Option number B.
Is it clear with the calculation, everyone? Yeah. Okay. जैसे ऐसे किया था तुमने इसको सॉल्व? हाँ सर. Good. Good. आ गया था प्रॉप फाइनल आंसर? You got the final answer? Yeah sir. Excellent. Excellent. एक बार चेक लो सब लोग, जिसको जहां डाउट आ रहा है प्लीज आस्क, and if it is clear then we'll move forward. Clear? Shall I move forward? Yes. Sir, how did you get time? For complete projectile beta, the time which we have is 2u sin theta by g. So that starting point से final landing point तक पहुंचने के लिए time was 2u sin theta by g. Now since I want to go from the projection point to the highest point, मतलब आधा ही मैंने travel किया है, तो मुझे कितना time लगेगा? So logical बात है, total time of flight का half लगेगा. So Okay, sir, total, got it. हाँ, so that will be u sin theta by g. So can you go to the previous page? Yeah. Done? Shall I move forward? Okay, sure. Last question for this assignment. Question number 11. Got it, sir. Good. So Baaki it's log? direct application of the formula. A train is moving with a track 30 meters per second. A ball is thrown from it perpendicular to the direction of the motion at 30 meters per second at 45 degrees from horizontal. Find the distance of the ball from the point of projection on the train to the point where it strikes on the ground. Directly formula लगा दिया? Yes, sir. The train's information is just to confuse. Just to confuse. Okay. No sir, it's not actually. उसमें दो formula use करना है, one normal and one this kinematic, one projectile motion one. Normal formula for what? No, the normal one was velocity is equal to displacement upon time. Matlab, so we have to find displacement first of the train, and then we have to see how far the ball traveled, and because it is perpendicular, right angle triangle से Pythagoras से calculate करना है displacement. Okay. Distance between the. Okay. विषय तुम्हारा है इसका? नहीं सर, मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन ही नहीं समझा. गुड, कोई बात नहीं. और बाकी लोग, नाइसा, अनिशिता, both of you? Sir, दिया? even I didn't understand the question. Okay. दिया? Yes. Okay. Trisha, have you tried this? I got, but I'm not sure. Okay, no problem. चलो मैं देखता हूँ इसको. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए पहले इसको. क्वेश्चन सेज कि a train is moving on a track at 30 मीटर पर सेकंड. से एक ट्रेन है, वो ट्रैक पे मूव कर रहा है at 30 मीटर पर सेकंड. फाइन. A ball is thrown from it perpendicular to the direction of motion at 30 meter per second at 45 degree from horizontal. So perpendicular to the direction of motion में वो 45 degree के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है. तो find the distance of the ball from the point of projection
on the from the point of projection on train to the point where it strikes on the ground. अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, इसको समझेंगे पहले. अच्छा कहानी है इसमें, गुड स्टोरी हियर. क्वेश्चन सेज व्हाट, कि एक ट्रेन है वो इधर मूव कर रहा है, राइट. सो ट्रेन इज मूविंग लाइक दिस. मान लो ऐसे ट्रेन है, एंड दिस ट्रेन इज गोइंग इन दिस वे एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक. अभी इस ट्रेन से हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन वेलोसिटी. मतलब जो ट्रेन का मूवमेंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से 45 डिग्री पे हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 45 डिग्रीज पे. और आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो ट्रेन के प्रोजेक्शन पॉइंट से कहां जाके लैंड करेगा. अब समझना है ये बात को, पहले इसको डायग्राम में समझो फिर मजा आएगा करने में. मान लो ये ट्रेन का डायरेक्शन है, दिस ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस. ये ट्रेन ऐसे जा रहा है एंड वी आर प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन द फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन वेलोसिटी. मतलब ट्रेन का वेलोसिटी इधर है और ट्रेन के वेलोसिटी से हम 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस. वी आर प्रोजेक्टिंग एट एन विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. तो ये मेरा ट्रेन ऐसा गया और ट्रेन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर में 30 मीटर पर सेकेंड से विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हम ऐसा इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. Got the question what it says? देखो समझना ये बात को. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और ट्रेन के वेलोसिटी से 45 परपेंडिकुलर में 45 डिग्री पे वी आर प्रोजेक्टिंग दिस. अब मुझे बताओ ये जो बॉल यहां से मूव करने लगेगा, ये बॉल का मूवमेंट 1 डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में होगा या 3 डायमेंशन में होगा? कैसा मूवमेंट होगा? हाउ मेनी डायमेंशन इट विल मूव? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन. 3 अलग अलग डायरेक्शन में बॉल चलेगा. कैसे चलेगा आप समझिए. ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो ट्रेन का वेलोसिटी भी बॉल को आ जाएगा. तो बॉल बेसिकली इधर भी चलेगा ट्रेन के वेलोसिटी के साथ. और सिंस वी आर प्रोजेक्टिंग दिस परपेंडिकुलर, मैंने इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, तो ये बॉल यहाँ से ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा. सो देयर विल बी 3 मूवमेंट ऑफ द बॉल. 1 along the train velocity, second perpendicular in the horizontal direction to the train velocity, and third in the vertical direction perpendicular to the train velocity. There will be 3 motions of the ball simultaneously. एक ही साथ में 3 मोशन होगा. समझ में आया ये पॉइंट? तो बेसिकली ये बॉल यहां से इधर कहीं आके लैंड करेगा, इधर कहीं आके लैंड करेगा. देखो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ट्रेन टू द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. प्रोजेक्शन पॉइंट से बॉल कहां स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, ये आपसे पूछा है. अब मुझे एक बात बताइए सोच के, अगर बॉल 30 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ट्रेन भी उसी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में ट्रेन के रिस्पेक्ट में बॉल का कोई मूवमेंट है क्या along this direction? along horizontal direction ट्रेन का कोई मूवमेंट है क्या बॉल के बॉल का कोई मूवमेंट है क्या ट्रेन के रिस्पेक्ट में? इस डायरेक्शन में देखो, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है ना, आप इमेजिन करो ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रहा है और बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो ट्रेन का और बॉल का दोनों का स्पीड सेम है. अगर ट्रेन का और बॉल का दोनों का स्पीड सेम है तो क्या ये दोनों बॉल एंड ट्रेन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा कि रुका हुआ लगेगा? रुका हुआ लगेगा. रुका हुआ लगेगा. ठीक. अब ये बॉल यहाँ आके लैंड किया मान लो, तो पहले तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाय g. तो बेसिकली इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 into 30 into sin 45 is what? 1 by root 2 upon 10. This will get cancelled. So basically what we are having is my time of flight will be nothing but 3 root 2 seconds. Will it be my time of flight 3 root 2 seconds? होगा या नहीं? So sin 45 ना? हाँ सॉरी sin 45 I have written right but यहाँ मैंने 30 लिख दिया. Will it be like this? ये होगा भी मुझे बताइए. टाइम ऑफ फ्लाइट ये मिलेगा? मिलेगा या नहीं? यस या नो? अब इसका, हाँ अब इसका आप रेंज निकाल दो. रेंज कैसे निकालोगे?
सो लॉजिकल बात है कि u cos 45 हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 3√2, या फिर चाहिए तो आप फॉर्मूला लगा दो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, विल गेट द सेम रिजल्ट। तो रेंज कितना आ जाएगा 30 into 1 by √2 into 3√2. So this √2 and √2 will get cancelled. So from here range कितना आ गया बेटा? Am I getting 90 मीटर? सर लेकिन अब प्रोजेक्टाइल मोशन तो 2 डायमेंशन में होता है, ये कैसे? अभी देखो क्या हो रहा है ना, मैंने बॉल को ट्रेन में फेंका है और ट्रेन भी चल रहा है, तो मुझे बताओ जो ट्रेन का वेलोसिटी होगा क्या वो भी वेलोसिटी बॉल को कैरी हो जाएगा? आप ऐसे इमेजिन करो, अगर वो ग्राउंड से फेंका होता ना बेटा तो 2 डायमेंशन ही होता, वर्टिकल में जाता, हॉरिजॉन्टल में जाता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि उस बॉल को ग्राउंड से ना फेंक के ट्रेन के अंदर से फेंक रहा हूँ, और अगर मैं बॉल को ट्रेन के अंदर से फेंक रहा हूँ तो जो वेलोसिटी ट्रेन का है वो वेलोसिटी भी बॉल को कैरी हो जाएगा, और प्लस उसका 30 तो है ही इंक्लाइन पे वेलोसिटी, तो टोटल उसका 3 वेलोसिटी हो जाएगा, एक 30 cos sin 45 वर्टिकल में, 30 cos 45 इधर की तरफ, और एक 30 मीटर जो ट्रेन का वेलोसिटी है वो इधर की तरफ। तो मुझे बताओ इसका सर तो साइमल्टेनियस, टाइम और रेंज नहीं चेंज होएगा, वो थर्ड फोर्स जो भी ट्रेन का है उसका? हाँ कम अगेन, वो जो ट्रेन का वेलोसिटी है उसके वजह से टाइम और रेंज नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो था 30 मीटर पर सेकंड का ना, वो आपके प्रोजेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, राइट? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को चेंज नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट चेंज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज, वो नहीं करेगा। Sir, हाँ बोलो। so I got the same answer. ओके Uh, ग्रेट। but I directly applied the formula for range. हाँ हाँ इट्स करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में एक्चुअली डायरेक्टली ही पूछा गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसका एक अलग पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आई एम सेइंग कि अगर ट्रेन रुका होता, मान लो ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रहा है और इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसका यहाँ था, तो एक्चुअली ये जो बॉल है ना बेटा, वो बॉल ऐसे जाएगा, यहाँ पे आके गिरेगा कहीं, इट विल फॉल लाइक दिस, ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ से उठ के ऐसे नहीं जाएगा, दिस विल कम लाइक दिस, ऐसे आएगा। इमेजिन करना व्हाट आई एम सेइंग, मान लो ये ट्रेन है, इमेजिन करो दिस इज ट्रेन, अगर ये ट्रेन रुका होता और मैंने बॉल को प्रोजेक्ट करा था तो ये बॉल ऐसे आके लैंड करता, लेकिन ये ट्रेन भी चल रहा है, तो अभी ये जो बॉल यहाँ से आप फेंकोगे ना वो ऐसे आके लैंड करेगा, थोड़ा टिल्टेड होगा बिकॉज ऑफ ट्रेन वेलोसिटी। सर तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, तो फिर रेंज और टाइम कैसे सेम रह सकते हैं? एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ओहो तुम नहीं समझ रहे हो, एंगल चेंज नहीं हो रहा, आप ऐसे समझो, ये ऐसा है, ट्रेन अगर रुका होता और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया होता तो क्या करता, यहाँ से प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता और ऊपर जाके ऐसे आके नीचे ग्राउंड पे ऐसे लैंड हो जाता, ऐसा ही होता प्रोजेक्टाइल का मोशन। विषय विल इट बी लाइक दिस? या ओके फाइन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि ये ट्रेन भी चल रहा है, अभी यहाँ से अगर आप प्रोजेक्टाइल फेंकोगे ना तो ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रेन का वेलोसिटी भी बॉल के अंदर आ गया, तो इट विल गो लाइक दिस, ये ऐसे आएगा और ऐसे आके यहाँ कहीं लैंड कर जाएगा। तो जितने टाइम में वो बॉल इधर चला उतने टाइम में ये ट्रेन भी इधर जाएगा ना एक्चुअली, तो जब ये ट्रेन यहाँ पे रहेगा तो बॉल इसको यहाँ पे सामने लैंड करता हुआ दिखेगा। तो ये डिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड हियर 90 मीटर। इसे समझ में आया पार्ट? दिस इज बिकॉज, थोड़ा कंफ्यूज होगा आई नो, दिस इज बिकॉज कि जो ट्रेन का वेलोसिटी है वो भी बॉल को कैरी हो गया है। ट्रेन का वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी हमेशा कैरी हो जाता है, इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर चलते हुए ट्रेन से आप जंप लोगे ना तो जो ट्रेन का डायरेक्शन है ना मोशन का, उधर ही जंप जर्क लगता है। एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है कांटेक्ट फोर्स की वजह से, एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी हमेशा कैरी हो जाता है। तो जो वेलोसिटी उस बॉल का ट्रेन के अंदर था, जब वो बॉल ट्रेन के बाहर गया तो भी वो ट्रेन का वेलोसिटी बॉल को कैरी हो गया, वो खत्म नहीं होता। इसे समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग? सर तो अगर मैं ट्रेन में खड़े होके कोई बास्केट में अगर बॉल डालना चाहूंगी तो वो उधर नहीं जाएगा ना? मतलब बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाए? फिर तुमको उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकना पड़ेगा, बास्केट को ऐसे नहीं फेंकना होगा, यू विल हैव टू प्रोजेक्ट एट सम एंगल, ताकि वो भी उतने टाइम में से मूव करके आके बास्केट के अंदर गिर जाए, बराबर? क्योंकि जो ट्रेन का वेलोसिटी है ना वो भी बास्केट को कैरी हो, सॉरी बॉल को कैरी हो जाएगा, डायरेक्ट आप बास्केट नहीं कर पाओगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मेरा बास्केट करना और हियर वी आर हैविंग बॉल, तो मैं सीधा उसको डायरेक्टली फेंकता हूँ ना, ऐसे चला जाता है,
राइट। लेकिन अगर आप एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे हो और मूविंग प्लेटफॉर्म अगर इधर जा रहा है और अगर तुमने बॉल को ऐसे फेंका बास्केट के लिए, तो बॉल बास्केट में ना जाके बॉल भी ऐसे चला जाएगा, एंड वाइट विल गो लाइक दैट, क्योंकि जिस फ्रेम पे तुम खड़े हो वो फ्रेम मूव कर रहा है, और जो फ्रेम का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी बॉल को कैरी हो गया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस ना, बॉल वेंट लाइक दिस। एम आई क्लियर? उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर तुम्हें बास्केट करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉल को सीधे नहीं फेंकना पड़ेगा, बॉल को ऐसे फेंकना पड़ेगा, ताकि ये बॉल ऐसे घूमते घूमते आए और बास्केट के अंदर चला जाए। Am I getting, are you getting the point? Yes या no? Yes, sir. Okay, fine. मैं इसके ऊपर आऊंगा, डोंट वरी, ये रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, I'll come on that also, don't worry. Sir, हाँ बोलो, sir, can you do the fourth sum also once? what is the fourth sum? Okay, one sec. Question number 11 clear हो गया सबको कॉन्सेप्ट? Is it clear to everyone? शुभम, वेदांश, क्लियर है सबको? Yes. Okay, वेदांश is okay, great, ठीक, अंकिता गुड। दिया, ऋषि तुम्हें समझा ये कॉन्सेप्ट 11th का? Sir, हाँ sir, I सर। have a doubt. हाँ बोलो ना। Sir, if in this question they ask that final position between the train and the ball के बीच में जो distance है वो ढूंढना है, then how do we find that? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग 90 हियर। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो ट्रेन यहां से फेंका था तुमने, तो ट्रेन पहले इधर था, तो जितने टाइम में ये बॉल इधर जाएगा उतने टाइम में ट्रेन भी तो इधर जाएगा ना। सो एक्चुअली ट्रेन और बॉल के बीच में ये डिस्टेंस है। हाँ, अगर तुम्हें ट्रेन के इनिशियल पोजीशन से निकालना था यहाँ से, देन इट वुड हैव बीन डिफरेंट, तब ये आपका 90 होता और ये डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता। कैसे निकालते ये डिस्टेंस? दिस वुड बी 90√2, क्योंकि स्पीड इसका 30 मीटर पर सेकंड का था और टाइम 3√2 था, तो इधर का तरह वेलोसिटी हो जाएगा 90√2। सो दिस डिस्टेंस वुड बी 90√2 एंड दिस डिस्टेंस इज 90, देन यू विल हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको क्या निकाला आपने? ट्रेन के इनिशियल पोजीशन से बॉल का लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला। समझो, ये ट्रेन के इनिशियल पोजीशन से बॉल के लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, और ट्रेन के करंट पोजीशन से बॉल का लैंडिंग का डिस्टेंस निकालोगे तो वो 90 आएगा, क्योंकि ट्रेन रुका नहीं रहेगा, ट्रेन भी आगे जाएगा, और जिस वेलोसिटी से बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में ना, ट्रेन भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है। Am I clear with this? और अगर तुम्हें ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट से बॉल के लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा, तब यू विल हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी 90√3 मीटर, जस्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसी तरह समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके, नाइसा तुमने पूछा था ना, समझा बेटा तुम्हें लॉजिक अभी? Yeah, sir. ओके फाइन, दिस इज अ टू डिफरेंट क्वेश्चन। पहली बार में, इस बार में मैंने क्या निकाला कि ट्रेन के इनिशियल पोजीशन से बॉल के लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, विच इज 90√3, और ट्रेन के करंट पोजीशन से बॉल के लैंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, दैट इज 90 मीटर। सो दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? Yes, क्लियर? विषय समझ में आए पॉइंट? यस या नो? sir, समझ आ गया। ओके गुड। थोड़ा टफ है, मैं इस टाइप का और क्वेश्चन दूंगा इस असाइनमेंट में, तभी और समझेगा। आई हैव अ फीलिंग कि तुम्हें क्लियर कट नहीं समझा ये बात, डोंट वरी। शुभम, समझ में आया कॉन्सेप्ट? वेदांश? Yeah, sir. ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 भाई? Two bodies, easy है, two body are thrown with same initial velocity at angle theta and 90 minus theta respectively, with the horizontal, the maximum height are in ratio। देखो, एक केस में आप क्या कर रहे हो, यू आर प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टाइल फॉर थीटा, और सेकेंड केस में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको 90 माइनस थीटा पे, राइट, एंड बोथ द केसेस वी आर प्रोजेक्टिंग फॉर विद सेम इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी u मीटर पर सेकंड का है और यहाँ पे भी u मीटर पर सेकंड का है, सो इनिशियल वेलोसिटी सेम फॉर बोथ द केसेस। तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, h1 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, एंड h2 विल बी इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर sin 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, एंड वी नो कि sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। सो बेसिकली h2 कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर
cos square theta by 2g. Now we have to get the ratio from here. So what will be getting? H1 minus H2 will be equal to u square sin square theta by 2g upon u square. So this 2ng and 2ng will get cancelled. ये u square से u square cancel हो गया, and therefore h1 by h2 will be equal to sin square theta by cos square theta, implies h1 is to h2 will be equal to sin square theta is to cos square theta. This is the correct answer. Is it clear? Question number 4. Yes, sir. Thank you. Good. ठीक है, सभी को समझ में आया असाइनमेंट? Sir, can you tell the answers of question number 2 and 3 also? I actually got disconnected. Okay, question number 2 and 3. Question number 3 is what? A ball is put 20 meters at an angle in order to have the maximum range. The बताओ ना, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है. A ball, question number 3 पहले बात करते हैं. Ball is projected with a velocity of 20 meter per second at an angle to the horizontal. In order to have maximum range, its velocity at the highest point would be, कितना होगा velocity highest point पे? 14 meter per second. 14 meter per second. How come? क्योंकि 20√2 से 20 meter per second से फेंक रहे हैं. And if I want to project it for maximum range, then in that case angle of projection should be 45 degree. है ना? 45 डिग्री होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगा 20 cos 45, मतलब 20 by √2 which is 14 meter per second. Is it clear? Hi Anna. Yes. Okay. Now question number 2 का आंसर क्या है? Identify the correct statement related to the projectile motion. Correct statement बताना है. First statement is it is uniformly accelerated everywhere. सही बात है क्या? Yes, sir. Okay. Second statement क्या बोल रहा है? It is uniformly accelerated everywhere except at the highest point where it is moving with a constant velocity. गलत बात. Gravity तो हर जगह पे लग रहा है ना. Highest point पे ऐसे थोड़ी gravity बंद हो जाएगा. वहां भी gravity लग रहा है. Second statement is wrong. Acceleration is never perpendicular to velocity. बताओ कब होगा ऐसा? Projectile में when will be the acceleration perpendicular to the velocity? शुभम तुम मुझे बताओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा कभी At the highest point. At the highest point, बिल्कुल सही. At the highest point velocity is horizontal and acceleration is vertical. At highest point their velocity will be, acceleration will be perpendicular to velocity. तो C statement भी गलत है. None of these भी गलत है. So the correct answer for the question number 2 will be A. So question number 2 का correct answer A होगा. Question number 3 का correct answer B होगा. चलो. Okay, sir. Done? Clear with assignment everyone? Yes, sir. Okay, good. Question number 11 थोड़ा सा टफ लगा तुम्हें, हालांकि वो relative velocity का concept है. समझ में आया 11 कैसे डील किया हमने? Is it clear with everyone? Yes. Okay, fine. मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ाने का रिलेटिव से असाइनमेंट में दूंगा, which you will try. चलो अब आते हैं डिस्कशन पे. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट? I guess we were doing constraint. क्या पढ़ रहे थे? Constraint कर रहे थे ना हम लोग शायद. The last thing we did was the point method. Point method, correct. So I'll make one more question on point method. उसके बाद आगे बढ़ो. Assume करो that this pulley is being connected and यहां से एक ब्लॉक रख दिया. The second block I have kept here. एक ब्लॉक यहाँ प्लेस किया, एक ब्लॉक यहाँ प्लेस किया. Now this block
is being moved in this direction with 20 meter per second, and this angle is being 37 degree, right? And this angle here is 53 degree. So you have to find the velocity of this block. You have to find the velocity of this block. Obviously बात, इसको आगे खींचोगे तो इधर की तरफ स्लाइड होगा. So assume करो इसका velocity v dash है. So you have to find v dash. Do it by point method. Okay. Shall I solve this? Okay, ठीक. Done. Okay. Okay. Remaining students, बाकी लोगों का हुआ? ऋषि, मैदान हाँ सर. आया कि बेटा आंसर? ठीक. अंकिता, इशिता, नाइशा, मैदान. Yes, sir, I got it. Good. Trisha and Diya. I Nimay. got Okay, fine. निमय, आ रहा है तुम्हारा आंसर? हाँ. ठीक. चलो देखो, करते इसको हम लोग सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी डूइंग कि इसको ऐसे ले लिया. सो इफ दिस एंगल इज 37, सो लॉजिकली दिस एंगल विल बी आल्सो 37. ये भी 37 हो जाएगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट. ओके. नाउ व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ 20 अलोंग दिस लाइन? कितना होगा कंपोनेंट 20 का इस लाइन में? 20 cos 37. Correct. So this will be 20 cos 37 degree. Okay, what will be the component along this line? 20 sin 37. 20 sin 37. Okay. Exactly same manner में हम v का भी कंपोनेंट तोड़ लेंगे. So इधर कंपोनेंट कितना होगा v dash का? V cos 50. V dash cos 50. V dash cos 53. And here we'll be having v dash of Sin. sin 53. Correct. So we have resolved the components. Now we'll mark the point. Point number 4. सारे points हमने mark कर लिया. Point 1, point 2, point 3, and point 4. Now, velocity of point 1 plus point 2 plus point 3 and plus point 4. This will make 0.
होगा. So velocity of 1 plus velocity of 2 plus velocity of 3 plus velocity of 4, sum total will be 0. चलो, कौन बताएगा? मुझे बताओ पहले पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसमें से कौन सा वेलोसिटी थ्रेड के लेंथ को चेंज कर रहा है? कॉस वाला कंपोनेंट कि साइन वाला कंपोनेंट? कॉस वाला. Is it trying to increase the length of thread or is it trying to decrease the length of thread? Increase. If it is trying to increase the length of thread, so should I take that positive or negative? Positive. Good. So V1 will be positive here, and that is equal to what? 20 into cos of 37 degree. Okay. What about point 2? 0. 0. 0. What about point 3? 0. 0. Now what about point 4? सर आपने V1 को कैसे 20 लिया? V1 को 20 कैसे लिया? 20 कहाँ लिखा? 20 cos 37 लिखा है ना. This component I have taken. Oh, okay. You have taken. अच्छा. Point number 4, concentrate. Which कौन सा component काम कर रहा है? Cos वाला कि sin वाला? Cos. Is it trying to reduce the length of thread or Reduce. Reduce. So should I take that positive ki negative? Negative. Negative. Excellent. So that will be what? V dash into cos of 53, and that will turn out to be 0. So this implies that V dash into cos of 53 will be equal to 20 into cos of 37. Implies cos 53 is what? 3 by 5. That will be 3 by 5 into 20 into cos. This will become what? 4 by 5. So this 5 and 5 will get cancelled, and from here I am getting is 80 by 3. So मेरा तो 80 by 3 आ रहा है. Have you got the same answer? Yes, sir. Yes, sir. Good. So I hope कि तुम्हें point method समझ में आ गया. Point method clear है सभी को? Yes. Okay. I'll take one more problem for on point method of JEE mains. Let's see कौन कर पाता है. शायद मैंने ऐसा करा दिया है क्या लास्ट लेक्चर में? I don't know. So can you go back? Yeah. Done. Okay. Just see whether I have taken this type of question or not. So there is one compartment here. Have I taken question like this? ऐसा लिया क्या मैंने? No. Okay, great. So this is a single thread, हाँ? ये सब single thread है. And this is fixed with ground. ठीक है? So this is fixed with ground. Right? So पूरे पे a single thread है. Yeah, this is single thread like this. Okay. This one is the single thread. Now this is going in this direction with a velocity of 20 meter per second. So you have to find velocity of B. JEE means I don't remember the year, कभी पूछा था और शायद डाटा भी मैंने चेंज किया है. Sir, so there will be more than 4 points here. Come again? More Yeah. than 4 points would be there. Yeah.
It can. But still the point method will be Yeah, applied. it is applicable because we are dealing for a single thread now. So as we are dealing for single thread, obviously we can use point method here. So don't make concept like this. This point method is only applicable for 4 points. That is incorrect. Okay, sir. Let it be n number of points, but it should be on the single thread. Then we can go with point method. Yes. Okay. चलो करूँ मैं? See. Yeah, sir, got it. What is the answer you're getting, beta? What is the answer you are getting? 20 meter per second. 20 only. ठीक. So Let me will mark. it remain the same? Will it move at the same velocity? There it is moving with same velocity. No, sir, I'm asking. Now let me see. I don't know. Mark the point first. So point 1, point 2, point 3. This is my point number 4. This is my point number 5. And this is point 3. This is point 5. This is point 6, point 7, and point 8. So there are 8 points which we have marked here, right? Now we are assuming that this is moving in this direction. So I don't know if whether my assumption is right or wrong. If my assumption is right, then in that case I'll be getting answer in positive. And if my assumption is wrong, then in that case my answer will be negative. Magnitude by same रहेगा, हाँ, but plus minus का फर्क पड़ेगा. So अगर आप यहाँ लिखोगे, what you'll be getting? V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5 plus V6 plus V7 plus V8, and that stands to be 0, right? Now what happened with point number 1? क्या हो रहा है? Plus 20. Plus 20, because it is moving in this way and this is trying to increase the length of this thread, so obviously we'll be having plus 20. Okay, now what about point number 2? If this is moving in this way, तो ये भी इधर जाएगा ना, और ये भी थ्रेड के लेंथ को घटा रहा है. So obvious सी बात है, इसको भी आप क्या लोगे? Negative ना? Sir, it won't be 0. No, no, Because it's connected to the no, pulley. no, no. Is this pulley fixed or it is moving? ये पुली क्या है? Fix है कि move कर रहा है? Sir, But so it's it would be moving. 0 in the only if the pulley is fixed. Yeah, because if pulley is fixed now, then in that case the point which is connected with pulley will not move, and therefore it will not change the length of thread, right? But if the point is connected with a moving pulley, so obviously if pulley will move, the point will move, and if point will move, it will try to change the length of thread, Yes. right? So here what is happening is this block B is moving in this way. This block B is moving like this. And if this block is moving in this way,
is this point 2 trying to reduce the length of thread or it is trying to increase the length of thread? Reduce. Reduce. So minus v. Achha, what about this point 3? Is it increasing the length of thread or is it trying to decrease the length of thread? Decrease. Decrease. So obviously that will be minus v, because अगर ये block इधर जाएगा तो ये point भी इधर जाएगा और ये point भी इधर जाएगा. So this point 2 will reduce the length of this thread and this point 3 will try to reduce the length of this thread. So obviously this 2 will be negative here. Okay, come to point number 4. What is happening here? Increase the length of thread 20, correct? by 20. Yeah. And what about point 5 number also be plus 20. plus 20? Okay, great. Now point number 6, Minus v. minus v. Point number 7, Minus v. minus v. Point number 8, 0. 0. Excellent. That is equal to 0 because this point 8 is connected with ground, and as this point is connected with ground, It is not moving. not moving. So neither it is increasing the length nor it is decreasing the length. So implies the 20 plus 20, 40 into the 60 minus of 4v, and that is equal to what? 0. So implies ki 4v to 30 right. So if this block is moving with 20 meter per second in the rightward direction, so this block B will be moving with 15 meter per second in this direction. Do I make sense? Yes. Okay, good. सब कुछ समझ गया पॉइंट मेथड? हाँ sir. ओके गए. ठीक है. क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. वन कंसेप्ट वी आर रिमेनिंग ना, एक कंसेप्ट इसमें और हमें करना है, रिलेटिव वेलोसिटी. वो मोशन इन वन डायमेंशन का कंसेप्ट था, लेकिन उसको मैं यहाँ कराऊंगा व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग स्यूडो फोर्स, वहां पे करेंगे हम लोग. ओके, पॉइंट मेथड समझ में आ गया सभी को कैसे करना है? आप क्या करोगे? Yes. हाँ, सिंगल, आई विल समराइज दिस. You mark all the points on single thread and just check that the points, is it trying to reduce the length of thread? And if the point is trying to reduce the length of thread, then take that velocity as negative or acceleration as negative. And if the point is trying to increase the length of thread, then take that velocity as positive. Or sum total velocity का 0 हो जाएगा, and then calculate it. Is it clear? ये लॉजिक समझ में आ गया? Is it clear with the concept, everyone? Yes sir. Great. Now we'll go to the tension method. Heading the tension method. Tension method. Tension method says what? समझना ये बात अच्छे से, टेंशन मेथड क्या कहता है. टेंशन मेथड says कि टेंशन into x, टेंशन into डिस्प्लेसमेंट is constant. अगर आप कंस्ट्रेंट मोशन में बात कर रहे हो तो टेंशन into डिस्प्लेसमेंट x is constant. टेंशन into वेलोसिटी is constant. ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कैसे आया. टेंशन into x is constant, टेंशन into वेलोसिटी stands to be constant, and tension into acceleration is also constant. ये और इजी अप्रोच है ना. टेंशन into velocity is constant, टेंशन into displacement is constant, and टेंशन into acceleration is constant. तो किसी भी कंस्ट्रेंट मोशन में टेंशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, टेंशन का वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और टेंशन का एक्सेलरेशन के साथ प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा. बराबर. कैसे इसको समझेंगे? आई विल टेक वन एग्जांपल. मान लो कि मेरा ऐसा कंस्ट्रेंट है ना, एंड वी आर कनेक्टिंग दिस विद अ पुली. इसको मैंने एक पुली से ऐसे कनेक्ट कर लिया, राइट. सो ये मेरा वर्टिकल वॉल हो गया, एंड आई हैव कनेक्टेड दिस विद अ पुली. यहां से एक थ्रेड है,
दूसरा थ्रेड ऐसे लगा दो मान लो, एंड दिस इज अगेन कनेक्टेड हियर लाइक दिस, और इसको बाद में हमने इधर से अटैच कर दिया लाइक दिस, ठीक। और इसके साथ मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, सो आई हैव कनेक्टेड अ ब्लॉक हियर, और इधर भी मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, सो यहाँ पे भी मैंने एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक। मान लो कि ये ब्लॉक 10 kg का है और ये ब्लॉक 5 kg का, 2 kg का, व्हाटएवर इज, सो दिस ब्लॉक आई एम टेकिंग इज ऑफ m1 kg और ये ब्लॉक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे m2 kg का। इमेजिन करो बेटा कि अगर m1 kg बड़ा है m2 kg से, इफ m1 इज मोर देन m2, है ना, अगर m1 बड़ा है m2 से, तो मुझे बताओ कि अगर m1 बड़ा होगा m2 से तो किधर स्लाइड करेगा? M1 की नीचे। m1 नीचे आएगा, लॉजिकल बात है। तो अगर ये m1 नीचे आ रहा है बिकॉज दिस इज हेवी, सो अगर ये m1 a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये m2 ब्लॉक किधर शिफ्ट करेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? अगर m1 ब्लॉक नीचे जा रहा है तो m2 ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सर वो जो उसका एंड है वो तो कनेक्टेड है ना, तो मूव कैसे करेगा? ये वाला एंड क्या, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड? या ओके गुड। अच्छा सोचो बाकी लोग, अगर m1 kg नीचे आएगा तो m2 kg के साथ क्या होगा, वो रुका रहेगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? व्हाट विल हैपन विद दैट ब्लॉक? Sir, is Sir, it it will go connected up. to the thread? हाँ, Is it connected to the thread which connects the block to the surface or yeah, surface? of course. Just see, this is the thread over here. This thread is moving like this. It is going like this, and this is connected here thread. So this thread is a single thread. This is another thread. No, Or sir, I mean the M2 kg block is connected to the thread or not? yeah, it is connected with this pulley, with this thread. ये thread के साथ connected नहीं है, pulley के साथ connected है. It will go up, Ankita. इट विल नॉट मूव। It will not move. Okay. हाँ. Anyone else? Sir, it will go up according to me. Okay, it will go up according to you. Okay. और कोई? Medans, what will happen with this block M2? Sir, it will go up on the left side. It will go on the left side. Okay. Yeah, No, Diamond. sir, it will just ascend. It will ascend. Okay. Now see, I'll explain this. Huh? जैसे मैं आपको सोचने को लगा रहा हूँ, आप ऐसे सोचो मेरे साथ। मुझे बताओ, if this block is coming down, if this block is coming down, so is this thread also coming down? ये भी नीचे की तरफ खींच रहा है क्या? And if this is coming down, तो ये जो यहाँ का thread है, is it moving upward की downward? ये कैसे move कर रहा है? Imagine करो what I'm saying. If this block is coming down, तो ये जो thread का point है, I'll mark the point with black color. If this is coming down, so this point, is it coming down कि going up? अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये जो थ्रेड का पॉइंट है, ये पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर की नीचे? किधर जा रहा है वो ब्लैक वाला पॉइंट? इज इट गोइंग अप कि कमिंग डाउन? Sir, it's going down. इट्स गोइंग डाउन, करेक्ट। अरे ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, एक से एक ही थ्रेड से कनेक्टेड है और थ्रेड मेरा इनएक्सटेंसिबल है, मतलब थ्रेड के लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये वाला पॉइंट भी नीचे जाएगा, लॉजिकल बात है, बराबर। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो थ्रेड खींचेगा, और थ्रेड खींचेगा तो थ्रेड टूट जाएगा, थ्रेड ब्रेक होगा या नहीं होगा, राइट। एंड इफ थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, अगर थ्रेड एक्सटेंसिबल नहीं है, मतलब थ्रेड के लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, इन दैट केस इफ दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, देन लॉजिकल बात है कि दिस पॉइंट विल बी आल्सो कमिंग डाउन, ये पॉइंट भी नीचे आएगा, हाँ या ना? आएगा या नहीं आएगा, प्लीज मुझे बताओ। विल दैट लेकिन वो पॉइंट से कनेक्टेड है तो थ्रेड हिलेगा ही कैसे? ये ऐसा थ्रेड है, मान लो, इमेजिन करो दिस इज थ्रेड एंड दिस इज कनेक्टेड विद द ब्लॉक ओवर हियर। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ खींच रहा है, इफ दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, तो ये जो थ्रेड है ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ये तो इनएक्सटेंसिबल है ना, एक्सटेंड ही नहीं कर सकती स्ट्रिंग। यस, इट इज इनएक्सटेंसिबल, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि अगर ये ब्लॉक नीचे खींचेगा तो ये भी नीचे खींच, ये पुली फिक्स्ड है कि दिस कैन मूव?
रिसे ये जो पुली है, इज इट अ फिक्स्ड पुली और हाँ समझा सर मुझे। गुड, बाकी लोग वो M2 ऊपर जाएगा फिर। बिल्कुल सही। अगर जो तुम सोच रहा था ना वो तभी होता जब ये सेकंड पुली को मैंने फिक्स कर दिया होता, तब लॉजिकल बात है वो मूव नहीं करता है, ओके राइट? सो इफ सेकंड पुली इज फिक्स्ड, इन दैट केस ऑब्वियसली M2 ब्लॉक विल नॉट मूव, वो तो परफेक्ट बात है। लेकिन हियर दैट पुली इज मूवेबल, ये पुली मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ इफ दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन, तो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो ये ब्लॉक किधर, ये पुली किधर जा रहा है, ऊपर कि नीचे? ऊपर। ऊपर। सो अगर ये पुली ऊपर जा रहा है तो ये जो ब्लॉक है M2 kg का, इट इज गोइंग अप और कमिंग डाउन? किधर जा रहा है? Going up, लॉजिकल बात है, बिकॉज इफ दिस पुली इज गोइंग अप एंड दिस ब्लॉक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस पुली, सो अगर ये पुली ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास। शुभम समझ आया पॉइंट? Yes, sir. Okay, fine. Now the concept is what? If this block M1 is coming down with a acceleration, this block M2 will go up. ये तो मुझे मैंने डिसाइड कर लिया कि M2 ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब ये M2 ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इस M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? Now the question is this, अगर M1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो ये M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? Is it equal to a, or it is less than a, or it is more than a? अब ये क्वेश्चन हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी आर हैविंग टेंशन मेथड विद अस। अब देखो, एज्यूम करो कि यहाँ का टेंशन T है, तो यहाँ का टेंशन क्या होगा? विल इट बी इक्वल टू T और इट विल चेंज? अगर यहाँ का टेंशन T है तो यहाँ का टेंशन क्या होगा? Why T? It remains same on the same string. Correct. If thread is same and it is massless, mark my word, if thread is same and it is massless, तो क्या हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहता है? And as we can see from here that this thread is massless thread और एक ही थ्रेड है, तो अगर यहाँ का टेंशन T हो गया तो क्या यहाँ पे भी टेंशन T होगा? होगा वहां पर टेंशन T, हाँ या ना? अगर यहाँ का टेंशन T है तो क्या यहाँ का भी टेंशन T होगा? यस या नो? वेदांश, शुभम, Yes. होगा टेंशन T? Okay, fine. Now if here we are having tension T, so what will be tension on this side? T. T or something else? So T only. T only, correct. Correct. So it will be T only. Why it will be T? Because this is a single thread which is moving. So ये कि एक ही थ्रेड पूरा घूम के जा रहा है और the thread is massless. तो अगर यहाँ का टेंशन T होगा तो लॉजिकल बात है यहाँ का भी टेंशन T होगा और यहाँ का भी टेंशन T होगा। अब पुली के ऊपर सोचिए, थिंक ऑन द पुली, दिस पुली। अगर मैं पुली के ऊपर सोच रहा हूं तो ये पुली पे दो कहानी हो गया। द फर्स्ट स्टोरी इज, इस पे एक टेंशन T इधर एक्ट हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, जो ये टेंशन लग रहा है, और इस पुली पे एक इधर भी टेंशन लग रहा है T, और दिस इज कनेक्टेड विद दिस थ्रेड। मान लो यहाँ का टेंशन T डैश है, so here the tension is which is acting is T dash. Is it fine? Can you imagine on this pulley? Can you imagine कि ये पुली पे आप सोच पा रहे हो? We are concentrating on this pulley, हाँ? तो ये पुली पे देखो क्या कहानी हो रहा है। For this pulley, this is the tension here I have plotted, और ये टेंशन को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, and since it is connected with another thread, तो ये वाला टेंशन को मैंने T dash दिखा दिया। Do you agree with this? Do you agree with this? Yes या no? Yes. Okay, fine. अब देखो ये टेंशन पे आप नेट फोर्स लिखो, सॉरी ये टेंशन पे नहीं, ये पुली पे आप नेट फोर्स लिखो। सो अगर मैं ये पुली पे नेट फोर्स लिखूं, will it be equal to 2T minus T dash या T dash minus 2T, either way? Since it is going up तो ऊपर वाला फोर्स लिखना अच्छा रहेगा मेरे लिए। सो इस पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूं तो will it be 2T minus T dash? Okay, fine. Now I know that my net force is nothing but that is equal to mass into acceleration, and that is equal to what? 2T minus T dash. Satisfied with this? मैंने क्या किया, पुली पे नेट फोर्स लिखा,
तो अगर आप ये पुली पे कॉन्सेंट्रेट करो तो पुली पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा था, टी एंड टी विच इज 2t, और नीचे लग रहा था टी डैश एंड पुली इज गोइंग अप। तो मैंने पुली पे नेट फोर्स कितना लिखा, 2t minus t dash is equal to net force, and net force is equal to mass into acceleration, and that is acceleration of center of mass of course. तो खैर वहां पे भी मैं नहीं जाएंगे. Net force is equal to mass into acceleration. Do I make sense? Yes, sir. Okay, fine. Now ये जो पुली है, this is massless पुली, मतलब पुली का अपना खुद का कोई मास हम यहाँ पे एज्यूम नहीं कर रहे. तो थ्रेड भी मासलेस है और पुली भी मासलेस है. अब मुझे बताओ कि अगर पुली मासलेस होगा, इफ पुली इज मासलेस, मतलब पुली का अपना खुद का कोई मास नहीं है, तो अगर पुली मासलेस है तो कैन आई से कि 0 into एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t minus t dash. तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2t minus t dash is equal to 0, एंड कैन आई से कि t dash is equal to 2t? राइट. एक कॉन्सेप्ट बना यहां से कि अगर पुली मासलेस है, इफ पुली इज मासलेस, तो पुली पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगना चाहिए. राइट. इफ पुली इज मासलेस, देन जितना फोर्स पुली पे ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स पुली पे नीचे की तरफ लगना चाहिए, वरना पुली टूट जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली व्हेन द पुली इज मासलेस. ये तभी करेंगे हम जब पुली मासलेस होगा. अगर पुली का अपना खुद का कोई मास होगा ना बेटा, तभी हम नहीं लगा पाएंगे. राइट. I'll again repeat the concept कि अगर पुली मासलेस है, if पुली is मासलेस, तो पुली पे जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन पे, पुली पे उतना ही फोर्स नीचे की तरफ भी एक्ट होगा, सच दैट कि पुली पे नेट फोर्स 0 हो जाए. अगर ऐसा नहीं होता है then पुली will break down. Do I make sense? Is it clear to everyone? अगर पुली कभी massless होता ही नहीं ना, तो we can never use this in real, right? Yeah, of course. क्योंकि डे टू डे लाइफ में विदाउट मास कुछ भी नहीं रह सकता. एवरीथिंग विल हैव मास. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन वेयर वी आर एज्यूमिंग कि पुली का मास नेग्लिजिबल है. राइट. एवरीथिंग विल हैव मास. बगैर मास के आप क्या कर सकते हो? मास तो रहेगा ही रहेगा. बट ये हाइपोथेटिकल फिजिक्स है. हाइपोथेटिकली वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा पुली है जिसका खुद का कोई मास नहीं है और उसका मास इतना कम है सच दैट कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट? Getting the point? Yes or no? Yes. Okay, fine. Now see. तो एक बात का मुझे क्लैरिटी आ गया कि अगर ऊपर में टेंशन T लग रहा है तो यहाँ का टेंशन कितना हो जाएगा? Here it will be 2T. अब टेंशन मेथड यूज करो. इस पॉइंट पे टेंशन में यहाँ का एक्सेलरेशन A है और यहाँ का टेंशन T है. तो कैन आई से फॉर दिस पॉइंट कि टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट. लिख सकते हैं ना? वी हैव रिटन हियर. तो इस पॉइंट का टेंशन T है और यहाँ का एक्सेलरेशन A है. तो कैन आई से फॉर हियर दैट टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट? बोल सकते हैं हम? Yes. ओके. नाउ यू कंसंट्रेट हियर. यहाँ पे टेंशन कितना है? इट इज 2T और यहाँ का एक्सेलरेशन व्हाट यू हैव अज्यूम्ड इज A डैश. तो अगर मैं ये वाले पॉइंट पे लिखूं, सो कैन आई से हियर दैट 2T into A डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट? Yes. Now this is my equation number 1, this is my equation number 2. अगर आप equation 1 और equation 2 को एनालाइज करो तो दोनों का राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है. सो अगर दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो कैन आई इक्वेट द LHS ऑफ टू इक्वेशंस? Yes. राइट. सो अगर आप इक्वेट करोगे सो कैन आई से कि टेंशन इनटू एक्सेलरेशन is equal to twice of tension into A dash. This T and T will get cancelled. This implies कि A dash will be equal to what? A by 2. इसका मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब इसका. व्हाट डज इट मीन कि अगर ये ब्लॉक A एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक A by 2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. And how we have analyzed? We have analyzed this by using concept of tension method. आया या नहीं आया? Yes. वेदांश, अंकिता, दिया, त्रिशा, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes. Okay. दिया, is it clear बेटा?
Yes, sir, it's clear. Okay, fine. Naisa, Trisha, is it Yes, clear? sir. Okay, fine. Yes. ये तो मैंने टेंसर मेथड से कर दिया. Can you prove this by point method also? If I prove by tensor method, देखो मैं इसको point method से करके बताती हूँ. दोनों से कर सकते हैं एक्चुअली इसको. So अगर आप देखो पॉइंट्स मार्क करते हैं. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, point number 5 and point number 6. Is it clear with the points which I have marked here? Is it clear with the point which we have marked here? Yes, Okay. Now what are we getting? Acceleration of point 1, velocity होता है, acceleration में भी लिख सकते हैं, plus acceleration of point 2, point 3, point 4, point 5 come to 0. चलो बोलो फर्स्ट पॉइंट के लिए. Is this acceleration trying to increase the length or decrease the length? इंक्रीज कर रहा है ना. ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो वेलोसिटी भी उधर ही देगा. तो ये इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो थ्रेड के लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? क्या कर रहा है? इज इट इंक्रीजिंग द लेंथ कि डिक्रीजिंग द लेंथ? बोलो भाई, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज. तो शुड आई टेक दैट पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव. ओके. ए हियर. What about point 2? विषय बताओ. हाँ 0 होगा. गुड. And point number 3? 0 again, connected with a fixed pulley. Come on. Point number 4? Point number 4? -a. Think on it. ये ब्लॉक ऊपर 2t. नहीं एक्सेलरेशन लिखेंगे, टेंशन नहीं, कंफ्यूज नहीं करो. ये ब्लॉक ऊपर किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? इज इट गोइंग विद a डैश? Yeah. अगर ये ब्लॉक a डैश से ऊपर जा रहा है तो लॉजिकल बात है ये पुली भी a डैश से ऊपर जाएगा, बिकॉज दिस पुली इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक, Minus a dash. राइट? सो अभी ये जो पॉइंट 4 का जो एक्सेलरेशन होगा विच इज a डैश, इज इट इंक्रीजिंग द लेंथ और ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ? इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. एंड इफ इट इज डिक्रीजिंग द लेंथ तो शुड आई टेक दैट पॉजिटिव की नेगेटिव? A dash. Come to the point number 5. Point number 5. Decreasing the length. Again negative. Minus a dash. And point number 6. 0. 0. So what you'll be getting from here? A minus 2a dash is equal to 0. Implies a dash will be equal to what? Am I getting a by 2? Yes, sir. Right. So जो मेथड तुम्हें सही लगे, which method you accept, वैसे करो. बट कभी कभी ये टेंशन मेथड ज्यादा इजी होता है और कभी कभी ये पॉइंट मेथड ज्यादा इजी होता है. सो वी शुड नो बोथ द अप्रोचेस. So acceleration is directly proportional to tension. नहीं, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट. Tension is directly proportional to acceleration is not correct. The product of tension and acceleration is constant. Product of tension and velocity is constant, and product of tension and displacement is constant. Okay, sir.
check the calculation properly. So ये question को we can do it by both the methods. We can do this by tensor method also and we can do this by point method also. दोनों से कर सकते हो. एक्चुअली हर टाइप का क्वेश्चन दोनों अप्रोच से होगा, बट कभी कभी टेंसर मेथड ज्यादा फिजिबल होता है, इजी होगा एक्चुअली, एंड कभी कभी पॉइंट मेथड ज्यादा इजी होगा. सो वी शुड नो बोथ द मेथड्स. Is it clear? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay, fine. सभी को समझ में आ गया? Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? सबको क्लियर है? Am I audible to all? Yes. Okay, fine. Sir, I was disconnected and I couldn't hear you for 5 minutes since 5:56. Is After this? you proved this, yes, No, after nothing. I was just waiting for your confirmation. That is it clear to all of you? सबको concept समझ में आ गया? this, Yes, sir. Fine. ठीक. So we have completed with the tensor method. इस पे अभी और questions करेंगे हम लोग. I'll upload one assignment today. This assignment will have both the topics. Half of the portion of Newton's law जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है वहाँ तक के questions रहेंगे, and the question related with projectile motion. Is it clear? So all of you solve this assignment. जो भी doubt रहेगा we'll discuss it, and we'll keep a test maybe in this Sunday or the coming next week. sir, on kinematics. The test will be on the complete syllabus: kinematics, projectile, and these two topics there will be test, and some questions. Some question Sir, will so complete syllabus means even vectors and basic maths would be there. no basic maths I'll not take. Vector, kinematics, the motion in one dimension, and projectile. These three chapters will be there for test. I'll let you know maybe on the coming Sunday. Or Motion in one direction and kinematics. right? motion in one dimension, projectile, and vectors. Is it clear, everyone? Yeah. Okay, fine. ठीक. लेक्चर समझ में आ गया आजकल सभी को? Yes, sir. Yes. ठीक है. We'll wind up for today. Bye, So sir. Newton's law of motion नहीं होगा टेस्ट में? No, it's not there because we have not completed. But Newton's law of motion will be there for the assignment, not for the test. Okay, sir. Fine. Bye, sir. Thanks. Bye.